Hello and good morning to all. How are you? Today we are going to start our next topic, the 3rd century crisis. In the previous video, we have discussed about the expansion of Roman Empire and Iran as a rival of Roman Empire, as well as the different policies adopted by the rulers of Roman and the pieces that was considered at the time of Augustus ruler. Now the next topic, 3rd century crisis, it means what were the problems started to create in the 3rd century. And the question is here, Roman Empire had to face much crisis in the 3rd century. Explain it by giving example. कि रोमन एम्पायर में कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी हम उनको डिस्कस करेंगे. कह रहे हैं 1st और 2nd सेंचुरी वो ऐसा टाइम था जो पीस, प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए फेमस था. ना कोई झगड़ा था, हर कहीं से प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि हो रही थी, कहीं से हर चारों तरफ से इनकम, अच्छी फर्टिलिटी, अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी. लेकिन 3rd सेंचुरी में क्या आते हैं, कुछ इंटरनल स्ट्रेन्स आने स्टार्ट हो गए थे, कुछ आंतरिक तनाव आ गए थे, आपस में झगड़ना शुरू कर दिया था. 230s में तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आ जाता है कि 230s से ही एम्पायर के अंदर आपस में कुछ जो है सीमा रेखाओं पर चीफ ने लड़ना स्टार्ट कर दिया था. एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया था. तो जिससे जैसे कि सिविल वार हो जाता है, उस तरीके की कंडीशन रोमन एम्पायर में क्रिएट हो गई थी. सेकेंडली क्या आ जाता है, इसका पड़ोसी देश जो ईरान, पड़ोसी साम्राज्य, जो एक नया और बहुत ही एग्रेसिव डायनेस्टी थी, हमेशा इसके विरोधी रहती थी, वो 225 में और ज़्यादा अमरजप हुई. वहाँ पर कुछ रूलर आ गए थे, और कौन सा रूलर, वो है ससेनियन डायनेस्टी. वहाँ पर रूल कर लिया था 225 सी में. तो आगे कह रहे हैं कि अगले 15 सालों में इसने अपने एक्सपेंशन के लिए ऑफ्रेट रिवर तक जो है ये बढ़ते चले गए, ऑफ्रेट रिवर की तरफ इसने, क्योंकि बीच में ऑफ्रेट रिवर ही तो है जो कि रोमन और ईरान के बीच में का डिवीज़न करती है. तो इन्होंने रोमन एम्पायर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, मतलब ये ऑफ्रेट की तरफ बढ़ना तो रोमन एम्पायर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया. एक दुश्मन इधर से हो गया. और इसके बारे में पता कहाँ से चला, एक रॉक इंस्क्रिप्शन पाया गया जो शाहपुर फर्स्ट, एक ईरान का राजा है, उसने लिखवाया था. 3 लैंग्वेजेस में लिखवाया था इसको, 3 लैंग्वेज में लिखा गया था. उस पर ये क्लेम किया गया है, ये दावा किया गया है कि उसने एनिहिलेशन कर दिया था, भगा दिया था, कुचल दिया था. किसको, रोमन आर्मी को. जो रोमन आर्मी 60,000 सोल्जर्स की थी, उसको भगा दिया था. और उन्होंने रोमन एम्पायर की कैपिटल एंटियोक पर भी कब्जा कर लिया था. तो इसका मतलब क्या था कि भाई स्ट्रेन स्टार्ट हो गए थे. उसी दौरान एक और जर्मनिक ट्राइब्स की भी ऐसे ही झगड़े स्टार्ट हो गए थे. जो जर्मनिक, जो नॉर्दर्न रोमन एम्पायर का दुश्मन बन गया था, तो वहाँ पर कुछ एक के नाम भी दे रखे हैं कि उन्होंने अपनी कॉन्फिडरेसी बना ली थी जर्मनिक ट्राइब्स ने. क्या नाम थे उनके, जैसे अल्मेनी, फ्रैंक्स और गॉथ्स. इन्होंने अपने ये ग्रुप में आ गए, कॉन्फिडरेसी बनाना, संगठन बना लेना, संघ बना लेना. उन्होंने भी राइन और डैन्यूबे रिवर की तरफ चलना शुरू कर दिया. और जो राइन और डैन्यूबे रिवर है वो कहाँ का पार्ट है, वो जब आप मैप में चेक करेंगे तो रोमन एम्पायर का नॉर्दर्न पार्ट में 2 रिवर हैं, एक राइन और दूसरी डैन्यूबे. तो उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर है जर्मनी. तो जर्मनी की जो ट्राइब्स हैं उन्होंने यहाँ रोमन एम्पायर की तरफ आना स्टार्ट कर दिया था. एक और यहाँ प्रॉब्लम है, चौथी क्या बताई गई है, वो कह रहे हैं कि 233 से 280 तक लगातार आक्रमण हो रहे थे इन प्रोविंसेस में. कहाँ से, जो ब्लैक सी से लेकर एल्प्स या साउदर्न जर्मनी तक फैले हुए थे. एल्प्स, एल्पाइन माउंटेन, एल्प्स माउंटेन, वहाँ तक जो फैले हुए थे, वहाँ पर भी लगातार जो है रिपीटेड इन्वेशन हो रहे थे, लगातार उन पर मतलब अटैक हो रहे थे. तो रोमन्स ने को अपना एरिया छोड़ना पड़ा. वर फोर्स टू अबांडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड द डैन्यूबे. डैन्यूबे से परे, डैन्यूबे के ऊपर जितना रोमन एम्पायर का कब्जा था वो उनको छोड़ना पड़ा. while the emperor of this period were constantly in the field against what the Romans called barbarian. और इस दौरान जो एम्परर थे, जितने भी राजा थे, वो लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे. और रोमन्स ने इन लोगों को, इन रूलर्स को क्या नाम दिया, बारबेरियन. उनको असभ्य कहा कि इनको कोई नॉलेज नहीं है, ये इनडिसिप्लिन्ड थे. द सक्सेशन ऑफ द एम्परर
इन द 3rd century. 25 एम्परर इन 47 ईयर, मतलब 47 सालों में 25 राजा बने. तो इसका मतलब क्या था? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कोई भी परमानेंसी नहीं थी, रूलर लगातार कई सालों तक रूल ही नहीं कर पा रहे थे. तो अगर 47 ईयर्स में 25 राजा बने तो कोई 1 साल के लिए बन रहा है, कोई 6 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए, ऐसे करके रूलर्स बन रहे थे. तो वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं थी. तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी 3rd सेंचुरी में. और कहाँ? रोमन एम्पायर के अंदर. चलो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर. तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है ये, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ फैमिली लाइफ इन रोमन सोसाइटी. रोमन सोसाइटी की फैमिली लाइफ की कोई फीचर्स बताओ. तो वो क्या थे? एक तो न्यूक्लियर फैमिली थी, वहाँ पर अकेले अकेले रहते थे. और दूसरी बात क्या है? मैरिज सिस्टम उनका बिल्कुल अलग सिस्टम था. और थर्ड आ जाते मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मतलब आदमियों को ज़्यादा कंट्रोल होता था. नेक्स्ट कहते हैं वहाँ की लिटरेसी के बारे में. और लास्ट आ जाता है डाइवर्स कल्चर, उनका कल्चर अलग अलग तरह का था. चलो 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स को, सारे जो हेडिंग्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे. अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली की. तो न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती थी? न्यूक्लियर फैमिली में जो एडल्ट सन है वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहते थे, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन. तो वो उनकी फैमिली हुआ करती थी, उनके बच्चे. तो ये न्यूक्लियर फैमिली थी, जॉइंट फैमिली नहीं थी. साथ ही साथ क्या था, अगर भाई जवान हो गए हैं तो वो भी एक ही घर में नहीं रहते थे, अलग अलग घरों में रहते थे. ये कोई एक्सेप्शनल केस ही है कि कोई एक आध अपना किसी घर में रहा तो एक आध कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा मिलता था, वरना हर कोई अलग अलग रहते थे. अगर दूसरी तरफ देखा जाए, हर घर के अंदर स्लेव्स हुआ करते थे. स्लेव्स तो फैमिली का एक हिस्सा माना जाता था. नौकर हुआ करते थे, चाहे एक रखे चाहे कोई 4 नौकर रखे, वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता था. तो उसके बाद कह रहे हैं कि भाई लेट रिपब्लिक की बात करें. लेट रिपब्लिक का टाइम कब था? वो था 1st सेंचुरी BC के टाइम में. वहाँ का मैरिज सिस्टम भी बिल्कुल टिपिकल मैरिज सिस्टम था, क्योंकि वाइफ को हस्बैंड की अथॉरिटी में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता था. शादी होने के बाद भी औरत के पास अपनी अथॉरिटी हुआ करती थी, उसको हस्बैंड की अथॉरिटी के अंडर नहीं रहना होता था. हाँ, ये भी बात है कि जो वाइफ है, वाइफ के पास उसकी नेटल फैमिली की सारी प्रॉपर्टी के फुल राइट्स रहा करते थे. नेटल फैमिली कौन सी? उनके पिता की. भले ही लड़की की शादी हो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खुद के फादर की, मायके की जो प्रॉपर्टी है उसकी हेड उस लड़की को ही माना जाता था. तो ये एक और टिपिकल फॉर्म थी. और उसके साथ साथ वीमेन की, लेकिन औरत की शादी के टाइम उसको कुछ डॉरी, दहेज दिया जाता था. वो उस दहेज पर उसके हस्बैंड का कंट्रोल होता था. नेक्स्ट वन, द वीमेन रिमेन्ड प्राइमरी हेयर ऑफ हर फादर एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑन राइट्स ऑफ द ऑनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी. कहते हैं उसके फादर की डेथ हो जाती है अगर लड़की के फादर की, तो उस लड़की को ही उसका अधिकारी माना जाता था, उसका उत्तराधिकारी माना जाता था सारी प्रॉपर्टी का. रोमन वीमेन के पास सारे लीगल राइट हुआ करते थे. लीगल मतलब कानूनी अधिकार हुआ करते थे. वो उसके पास ऐसे नहीं कि कोई कानूनी अधिकार नहीं था. दे हैव ऑल द लीगल राइट्स. एज वेल एज in other words, in law they enjoyed complete legal independence. Divorce was relatively easy and needed no more than a notice of intent to dissolve the marriage. अब क्या कह रहे हैं कि भी डिवोर्स लेना बड़ा इजी काम था. सिर्फ और सिर्फ इतना कहना था कि हाँ भाई उनको शादी से दिक्कत है, मैरिज से कोई प्रॉब्लम है, तो सिर्फ इतना ही कहना ज़रूरी था, चाहे हस्बैंड कहे चाहे वाइफ कहे. तो डिवोर्स वाज अ वेरी ईजी सिस्टम एट दैट टाइम. अगर हम और बात करते हैं मेल मैरिड की, तो मेल आदमी जब शादी करते थे उनकी उम्र लेट 20s मतलब 28-29 के आसपास उनकी, या तो इतनी लेट 20s या अर्ली 30s या फिर 30 या 32 साल की उनकी उम्र हुआ करती थी. और वीमेन जो मैरिज करती थी उनकी उम्र या तो लेट टीन्स मतलब 18-19 साल की, 16 साल 18 साल की, और अर्ली 20s मतलब 22-23 साल तक उसकी मैरिज होती थी. तो एज गैप हुआ करता था हस्बैंड और वाइफ के अंदर. जो एज गैप हुआ करता था उससे उनके अंदर इनइक्वालिटी आ जाती, असमानता आ जाती थी, तो इससे बराबरी नहीं हो पाती थी. नेक्स्ट वन, मैरिज अरेंज हुआ करती थी. और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वीमेन जो है वो हस्बैंड के डोमिनेशन में रहा करती थी. ठीक है,
क्योंकि एज गैप ज़्यादा होता था, भले ही उनके पास वो हुआ करती थी, प्रॉपर्टी का अधिकार ज़रूर था, लेकिन फिर भी वुमेन को हस्बैंड के डोमिनेशन में रहना पड़ता था। अभी हम बात करते हैं, एक एग्जांपल दे दिया कि कैसे हुआ करती थी, औरतें आदमी के कंट्रोल में कैसे रहती थी। एक ऑगस्टिन है, ऑगस्टिन एक सेंट का जिक्र कर रखा है, जो साइड में इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो सेंट ऑगस्टिन थे वो एक बिशप, एक पादरी थे अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हिप्पो नामक शहर के, और 396 से ही वो वहाँ के बिशप बने थे। बड़े इंटेलिजेंट पर्सन थे, और बिशप को उस टाइम पे मतलब वैसे भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती थी और बड़े पावरफुल हुआ करते थे। तो ये कौन थे? सेंट ऑगस्टिन। तो सेंट ऑगस्टिन ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जब उनका मतलब वो बिशप उनका जो बचपन है वो ज़्यादातर कहाँ पे गुजरा है, वो गुजरा था नॉर्थ अफ्रीका में, उनकी लाइफ ज़्यादातर वहीं पे गुजरी थी। उन्होंने बताया कि उनकी मदर को हर रोज़ उनके फादर के द्वारा पीटा जाता था, और ज़्यादातर जो वाइफ्स हैं छोटे छोटे टाउन्स की, जो ज़्यादातर जितनी भी वाइफ्स थी वो अपने शरीर की ब्रूसेस क्या होते हैं? खरोंचे। तो वो खरोंच को दिखाया करती थी, खरोंचे, शरीर के ऊपर जितने घाव या खरोंच हुआ करते थे उनको वो दिखाती थी। फाइनली फादर हैड सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन। मतलब अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो फादर का ही अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल होता था, लीगल कंट्रोल होता था। बड़ी शॉकिंग डिग्री की बात अगर किया जाए, मतलब दिल को दहला देने वाला अगर यहाँ पे बात है तो वो क्या है कि लाइफ और डेथ के बारे में जो अनवांटेड बच्चे होते थे, जो अवांछित बच्चे, जिनको फादर पसंद नहीं करते थे, या जो भी जिनको अवैध कहा जाए, तो ऐसे अनवांटेड चिल्ड्रन की लाइफ और डेथ के बारे में सारी पावर फादर के पास होती थी। और कभी कभार तो ऐसा होता था, ऐसे बच्चों को ठंड में मरने के लिए भी छोड़ दिया जाता था। तो ये अनवांटेड चिल्ड्रन के लिए था स्पेशली। तो अब हम बात करते हैं लिटरेसी की। चलो, अभी रोमन एम्पायर में कितनी साक्षरता थे, कितने पढ़े लिखे हुआ करते थे। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि वहाँ पर कैजुअल लिटरेसी हुआ करती। कैजुअल कौन सी होती है? काम चलाऊ, कि भाई वहाँ पर तो सिर्फ काम चलाऊ एजुकेशन थी, काम चलाऊ लिटरेसी थी वहाँ पर। और इनमें काफ़ी डिफरेंस था एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। तो नेक्स्ट वन क्या है, क्या डिफरेंस मिला है कि जैसे पोम्पे है, पोम्पे नामक शहर, तो पोम्पे नामक शहर में जो है, पोम्पे जो कभी दब गया था 79 CE में, वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन आया था, तो ज्वालामुखी फटने से ये शहर पूरी तरह से दब गया था। तो इस पोम्पे में क्या देखने को मिला, जब बाद में खुदाई की गई है तो क्या क्या पाया गया वहाँ पे? स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी, कि वहाँ पर सिर्फ काम चलाओ लिटरेसी हुआ करती थी। इसके पोम्पे की गली की जो दीवारें हुआ करती थी, उन दीवारों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट मिले, विज्ञापन मिले, और साथ साथ कुछ ग्रेफिटी पाई गई है सिटी के चारों तरफ। तो ग्रेफिटी क्या होती है? ये टाइप ऑफ आर्ट होता है, एक अलग तरह की कला होती है। अभी ये नीचे ये देखो, ये पोम्पे का ही दे रखा है। तो यहाँ पर कोई एक वाइन मर्चेंट की बात है, मतलब एक मदिरा व्यापारी की बात है जो शराब बेचने वाला था, उसकी जगह के बारे में बता रखा है कि उसका ये डाइनिंग रूम है। तो यहाँ की दीवारों पर देखो कितना डेकोरेट किया हुआ है ये वाला। तो इस तरीके ये ग्रेफिटी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आर्ट स्टाइल है, वो ऐसे दीवारों पर वहाँ पर जो है यूज करते थे। नेक्स्ट वन, अगर इसके अकॉर्डिंग इसके बिल्कुल अपोजिट बात की जाए, इजिप्ट की बात करते हैं। हमने यहाँ पर तो किसकी बात की है? पोम्पे की बात की, लेकिन हम बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट में क्या था कि वहाँ पर बहुत सारे हज़ारों की संख्या में, वहाँ सैकड़ों की संख्या में पेपायरी पाए गए हैं। पेपायरी जिनके ऊपर वो लिखते थे, जो मतलब एक कागज़ के रूप की तरह वो यूज़ करते थे, और बहुत सारे फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर पाए गए हैं। वहाँ जो प्रोफेशनल स्क्राइब्स लिखा करते थे, स्क्राइब्स मतलब राइटर जो लिखा करते थे, बहुत सारे मिले हैं। वो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पाए गए हैं। वो हमें बताते हैं कि कौन पढ़ने में एबल था और कौन पढ़ने में अनेबल था। तो एक्स वाई किसी का भी है, कोई भी अमुक व्यक्ति जो पढ़ने लिखने में एबल थे कि अनेबल थे, उन सब के बारे में यहाँ बात की जा रही है। चलो हम बात करते हैं लिटरेसी की। लिटरेसी है वो इजिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा थी, वाइड स्प्रेड अमंग सर्टन कैटेगरीज, जैसा कि सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स और एस्टेट मैनेजर। जो संपदा मैनेजर थे, जो सारी संपत्ति को संभालने वाले, लैंड को संभालने वाले, वो एस्टेट मैनेजर्स पढ़े लिखे, आर्मी ऑफिसर्स पढ़े लिखे, सोल्जर्स पढ़े लिखे। इसका मतलब वहाँ पर वाइड स्प्रेड
लिटरेसी थी, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर पढ़े हुए थे। तो यहाँ पर तो हमने दोनों का कंपैरिजन किया, एक पॉम्पे का और दूसरा इजिप्ट का। नेक्स्ट वन, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक आ गया हमारा डाइवर्स कल्चर, क्योंकि हमने वहीं पे किया था ना कि भाई एक्सप्लेन द लाइफ सिस्टम ऑफ रोमन एम्पायर और रोमन सोसाइटी। तो लास्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्स कल्चर। तो कल्चरल डाइवर्सिटी वहाँ एम्पायर में पाई गई थी, अलग अलग लेवल में हुआ करती, अलग अलग तरीक़ों से हुआ करती थी। और उनकी रिलीजियस कल्ट और लोकल डेटीज़ की भी अगर बात करें तो उनके लोकल देवता भी अलग अलग थे और उनके धर्म भी अलग हुआ करते थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन रोमन एम्पायर। बोली भी जाती थी और अलग अलग उनका ड्रेस स्टाइल था, अलग कॉस्ट्यूम, अलग अलग खाना जो वो खाते थे। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन उनके हुआ करते थे, जो सामाजिक संगठन थे वो भी अलग हुआ, कुछ ट्राइबल थे, कुछ नॉन ट्राइबल हुआ करते थे। इवन उनका रहने के जो तरीके थे, जो सेटलमेंट पैटर्न ऑफ सेटलमेंट थे, वो भी अलग हुआ करते थे। लैंग्वेज की बात करें, अरामिक लैंग्वेज। अरामिक लैंग्वेज कहाँ बोली जाती थी? नियर ईस्ट एरियाज़ में, ऑफरेट के बिल्कुल वेस्ट की तरफ, वहाँ पर जो है अरामिक लैंग्वेज बोली जाती थी। कॉप्टिक इजिप्ट में बोली जाती थी। प्यूनिक और बर्बर नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी। स्केल्टिक स्पेन में बोलते थे और नॉर्थ वेस्ट में। बट बहुत सारे ऐसे लिंग्विस्टिक कल्चर थे जो पूरी तरह से ओरल थे, मौखिक थे। ऐसे लैंग्वेजेस थी जो मौखिक थी, जिनकी कोई लिपि नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं थी, और वो तब तक ओरल ही रही जब तक उनकी स्क्रिप्ट को इन्वेंट नहीं किया गया था, अनटिल ए स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड फॉर देम। आर्मेनियन की बात करते हैं। आर्मेनियन जो है उसको लिखना तो शुरू कर दिया था, लेकिन कब? 5th सेंचुरी में जाके, बिल्कुल लास्ट में जाके उसकी स्क्रिप्ट बनी थी आर्मेनियन भाषा की। तो इसका मतलब क्या था? सारी ओरल ही चलती थी, ओरल ही उनकी आने वाली संतान में ट्रांसफ़र हुआ करती थी। वेयर एज देयर वाज ऑलरेडी ए कैप्टिक लैंग्वेज, जो कैप्टिक लैंग्वेज की बात की जा रही है उसमें बाइबल का अनुवाद किया गया था। बाइबल जो बुक है उसको कॉप्टिक भाषा में भी लिख दिया गया था। और क्या कह रहे हैं, वो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस आई और उन लैंग्वेजेस ने पहले की जो लैंग्वेजेस थी उन लैंग्वेजेस को डिस्प्लेस कर दिया। एंड द फॉर्म ऑफ द लैंग्वेजेस दैट वर अदरवाइज वाइड स्प्रेड, दिस हैपेंड नोटेबली विद द कैल्टिक। ऐसा कैल्टिक भाषा के साथ हुआ था। और विच सीज्ड ऑफ टू बी रिटन आफ्टर द 1st सेंचुरी। कैल्टिक भाषा जिसको 1st सेंचुरी के बाद बिल्कुल बंद कर दिया था। सीज ऑफ करना बंद कर देना, इसका यूज़ करना बिल्कुल बंद हो गया था। क्योंकि लैटिन भाषा आ गई थी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन की। भाई इनकम कहाँ से होती थी? इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखो, अगर कोई भी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्पायर है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्पायर किस पे डिपेंड करती है? वो करती है उसकी इकोनॉमिक सिस्टम पे। कहाँ से उनको इनकम हुआ करती थी? क्या कोई माइन थी, या रेवेन्यू सिस्टम ऐसा था, या जो पड़ोसी राज्य हैं उनको ज़्यादा लूटते थे, लूट का जो सिस्टम था वो ज़्यादा था। तो किस तरीके से वो उन्होंने इकोनॉमिक एक्सपेंशन किया था? ट्रेडिंग ज़्यादा हुआ करती थी। तो उन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, एम्पायर का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सब्सटेंशियल था, बहुत ही मतलब मजबूत था इकोनॉमिक्स ढांचा। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पर बंदरगाह, खदाने, क्वारीज, ईंट के भट्टे, ब्रेकयार्ड, ऑलिव ऑयल फैक्ट्री। ऑलिव का तेल बहुत यूज करते थे खाने में, तो ऑलिव की फैक्ट्रियाँ भी थी। तो इनके कारण उनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मजबूत था। वीट, गेहूँ, शराब और ऑलिव ऑयल इनकी ट्रेडिंग की जाती थी, और इवन उनकी ह्यूज क्वांटिटी में कंज्यूम भी किया जाता था। बहुत ज़्यादा उसको खाने में भी यूज़ करते थे। ये आते कहाँ से थे? स्पेशली वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल वो आता था स्पेन से आता था। और जो गैलिक प्रोविंसेस की बात करें, गैलिक प्रोविंसेस से भी आता था। नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट एंड टू ए लेसर एक्सटेंट इटली से बहुत कम आता था। स्पेन से ज़्यादा, गैलिक प्रोविंस से ज़्यादा, नॉर्थ अफ्रीका और इजिप्ट यहाँ से तो ज़्यादा आता था, इटली से कम आता था। और ये वो एरियाज़ थे जो इन क्रॉप्स को उगाने के लिए बेस्ट सूटेड थे। लिक्विड वाइन जैसा या फिर ऑलिव ऑयल जैसा इनको ट्रांसपोर्ट जो किया जाता था वो ऐसे कंटेनर हुआ करते थे, जिन कंटेनर को क्या नाम दिया? एम्फोरे नाम के ऐसे। तो ये क्वेश्चन भी आ गया ना कि व्हाट वाज एम्फोरे क्या होता था? तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। एम्फोरे एक कंटेनर था जिसके अंदर ऑलिव ऑयल और वाइन को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ये पता कैसे चला? क्योंकि लार्ज नंबर
में जो है इसके फ्रैगमेंट, टूटे फूटे टुकड़े पाए गए हैं। इन एम्फोरे के, इन कंटेनर के टुकड़े पाए गए हैं और इन टुकड़ों को जोड़ के आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी सेम वही शेप बनाने की कोशिश की है। मोंटे टेस्टासियो इन रोम इज सेड टू कंटेन द रेमनेंट ऑफ ओवर 50 मिलियन वेसल्स। ऐसा कहते हैं कि 50 करोड़ मिलियन जो है, 50 करोड़ वेसल्स, ये जो कंटेनर है उनके टूटे फूटे टुकड़े वहाँ पर पाए गए हैं। कौन से एरियाज़ में? रोम के अंदर एक मोंटे टेस्टासियो है, वहाँ पर पाए गए हैं। और ये भी पॉसिबल हो पाया है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनको इनके प्रेसिड शेप दी है, वही शेप दे दी है इन कंटेनर्स को, इन टुकड़ों को जोड़ जोड़ के। और ये भी बता दिया गया कि टेल अस व्हाट दे रिकंस्ट्रक्ट, व्हाट दे कैरिड, ये बता दें कि उनके अंदर क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता था, क्या उनके अंदर भेजा जाता था। एंड से एग्जैक्टली वेयर दे वर मेड, और ये भी एग्जैक्ट बता दिया वो कहाँ से बनाए गए, कहाँ से मिट्टी ली गई है। कैसे बताया उन्होंने? एग्जामिनिंग द क्ले कंटेंट एंड मैचिंग द फाइंड विद द क्ले पिट्स थ्रू आउट द मेडिटेरियन। एक तो मेडिटेरियन सी के पास जो मिट्टी मिली है उसके, और जो मिट्टी इन मटकों को बनाने के लिए यूज़ की गई थी, दोनों को मैच करके तब बता दिया हाँ वो सेम पाई गई, तो बता दिया हाँ भी मेडिटेरियन सी पर ही से ही बनाए गए। In this way, we can now say with some confidence that Spanish olive oil, to take just one example, was a vast commercial enterprise that reached its peak in the years। तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ही कह सकते हैं कि उस टाइम पे वहाँ पर स्पेन में ऑलिव ऑयल का जो धंधा था, जो काम था, वो अपने पीक पर था। कब, कौन से ईयर में? 140 to 160 में। मतलब सबसे मेन जो इंडस्ट्री थी उस टाइम पे वो थी ऑलिव ऑयल के काम की। ऑलिव ऑयल इतना ही कंज्यूम करते थे, उतना ही वो एक्सपोर्ट भी करते थे। जब इतने ज़्यादा कंटेनर थे तो इसका मतलब वो बाहर देशों में बहुत ज़्यादा भेजते थे, ट्रेडिंग ज़्यादा करते थे, और यही उनकी जो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस का रीज़न था। स्पेनिश ऑलिव ऑयल मेनली, जो स्पेन का बात की जा रही है यहाँ पे, ये वाला स्पेनिश ऑलिव ऑयल, तो स्पेनिश ऑलिव ऑयल को ड्रेसल 20 में भेजा जाता था, ड्रेसल 20 में। तो ड्रेसल 20 ये नाम क्यों रखा गया था? एक और कंटेनर का नाम है, ये भी क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेसल 20? ड्रेसल 20 वाज आल्सो ए कंटेनर इन विच स्पेनिश ऑलिव ऑयल वाज ट्रांसपोर्टेड। कह रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट था, आर्कियोलॉजिस्ट उसका नाम भी ड्रेसल था, तो उनके नाम के साथ ही ये उनके नाम के कारण ही इस बर्तन का नाम ड्रेसल रखा गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, इसी को खोजा था, इसका पता लगाया था उन्होंने। नेक्स्ट वन, find of Dressel 20 are widely scattered across sites in the Mediterranean. This suggestion that the Spanish olive oil circulated very widely indeed, कि अगर ड्रेसल 20 के टुकड़े यहाँ मेडिटेरियन सी के पास पाए गए तो इससे यही पता लगता है, यही सजेस्ट होता है कि जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है वही ज़्यादा सर्कुलेट था, ज़्यादा भेजा जाता था। और ये अलग अलग जो एम्फोरे के रिमेन्स पाए गए हैं उससे भी पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट से ये बात बताने में एबल हो पाए हैं दैट स्पेनिश प्रोड्यूसर्स सक्सीडेड इन कैप्चरिंग मार्केट्स फॉर ऑलिव ऑयल फ्रॉम देयर इटालियन काउंटर पार्ट्स, कि जो इटली के काउंटर पार्ट्स थे, इटली के जो व्यापारी थे, उनकी बजाय स्पेनिश ऑलिव ऑयल के ट्रेडर्स ने मार्केट पर कब्जा कर लिया था। देन if Spanish this would only have happened if Spanish producers supplied a better quality oil at the lower price। ये कैसे हो पाया होगा भाई? स्पेन का ज़्यादा तेल कैसे बिका होगा? क्यों? क्योंकि स्पेन वालों ने अच्छी क्वालिटी का तेल चीपर रेट में दिया होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाया था। वरना इटली का जो तेल है, इटली का जो ऑलिव ऑयल है, उसको भी उसका पहले मार्केट पे पूरा कब्जा था, लेकिन बाद में स्पेन प्रोड्यूसर्स ने पूरा कंट्रोल कर लिया था। In other words, the big landowners from the different regions competed with each other। और बाद में जो है कुछ लैंड ओनर्स ने भी एक दूसरे के साथ compete करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए थे मेन मार्केट पर कंट्रोल करने के लिए, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। एंड द मेन मार्केट फॉर द गुड्स दे प्रोड्यूस्ड, और जो भी चीज़ वो मार्केट के लिए तैयार करते थे उनके लिए, मतलब वो कंपटीशन में आ गए थे, इवन कौन? लैंड ओनर्स। अब स्पेनिश ऑलिव ग्रोवर्स के सक्सेस की अगर बात की जाए तो नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स
की बजाय ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे। द सक्सेस ऑफ द स्पेनिश ऑलिव ग्रोवर वाज देन रिपीटेड बाय द नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स। ऑलिव एस्टेट्स इन दिस पार्ट ऑफ एम्पायर डोमिनेटेड प्रोडक्शन थ्रू मोस्ट ऑफ द 3rd and 4th centuries। ऑलिव एस्टेट्स थी, ऑलिव के जो प्लांट हैं उनको इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा उगाया जाता था और इवन डोमिनेशन था इनका इस प्रोडक्शन पे थ्रू द मोस्ट ऑफ द 3rd and 4th century, 3rd और 4th centuries में। अब बात करते हैं 425 के बाद, मतलब 5th century में नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस वाज ब्रोकन बाय द ईस्ट। ईस्ट वालों ने जो नॉर्थ अफ्रीका का डोमिनेंस था ऑलिव प्रोडक्शन पे वो सारा तोड़ दिया था। लेटर 5th और 6th century की शुरुआत में एगियन, साउदर्न एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, पैलेस्टीन ये भी मेजर एक्सपोर्टर बन गए थे वाइन और ऑलिव ऑयल के। और जो कंटेनर अफ्रीका से मिले हैं उससे भी ये पता चला है कि हाँ भाई मेडिटेरेनियन मार्केट में जो यहाँ जो मेडिटेरेनियन मार्केट है वहाँ पर इनकी कमी हो गई थी। इसका मतलब क्या था कि भाई जो नॉर्थ अफ्रीका है उसका डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ गया था, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल नीचे है तो उनका मार्केट में ज़्यादा कंट्रोल हो गया था। बिहाइंड दिस ब्रॉड मूवमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल रीजन्स रोज एंड फेल डिपेंडिंग ऑन हाउ इफेक्टिवली दे कुड ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन। अब कोई भी इंडिविजुअल रीजन है, कोई भी एरिया है वहाँ का, तो उसकी प्रॉस्पेरिटी मतलब बढ़ रही है, रोज़ हो रही थी या मतलब कम हो रही थी, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा था? ये डिपेंड कर रहा था कि वो अपने प्रोडक्शन को और अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे मैनेज कर रहे थे, कितने अच्छे तरीके से वो काम कर रहे थे, उस पर डिपेंड। कोई अच्छे तरीके से काम कर रहा था वो रोज़ अप हो रहा था, और अगर किसी इंडिविजुअल रीजन में अच्छे तरीके से काम नहीं किया जा रहा था तो वो डाउन हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। As well as the empire included many regions that had a reputation for exceptional fertility। एम्पायर में कुछ ऐसे एरिया भी थे जहाँ की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा थी। इटली में ऐसा एरिया था कैम्पेनिया, सिसिली एंड फाइम इन इजिप्ट में 2 जगह बता दिया, एक सिसिली और एक फेम यहाँ पर थे। गैलिली, बेजासियम, साउदर्न गॉल एंड बैटिका, यहाँ ये वो एरिया थे जो डेंसली सेटल्ड एरिया थे और वेल्दियस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर थे। एम्पायर के बड़े ही धनी एरिया थे। क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा थी। ये किसने बताया है? ये 2 राइटर थे, एक तो स्ट्रैबो राइटर और एक प्लिनी राइटर। इन दोनों ने बताया कि हाँ भाई ये जो एरिया थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी, बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होता था। सबसे बेस्ट काइंड की वाइन वो कैम्पेनिया, सिसिली और बेजेसियम से ही ट्रांसपोर्ट की जाती थी, और इवन कैम्पेनिया और सिसिली 2 से की जाती थी। देखो 2 का जिक्र किया गया है, नहीं सॉरी एक है ये वाला, ठीक है। बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम फ्रॉम कैम्पेनिया। सिसिली एंड बेजेसियम एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हीट एट टू रोम। रोम को अगर अच्छी क्वालिटी के गेहूँ देने वाले थे तो वो क्या था? सिसिली और बेजेसियम। और अगर वाइन की बात करें तो कैम्पेनिया। गैलिली डेंसली कल्टिवेटेड एरिया, और यहाँ पर मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर बोने मतलब एवरी इंच ऑफ द सॉइल हैज़ बिन कल्टिवेटेड बाय द इनहेबिटेंट। हर हिस्से को, हर इंच को, ज़मीन के हर इंच को बो दिया गया था, मतलब पूरी ज़मीन पर जो है खेती की गई थी। स्पेनिश ऑलिव ऑयल केम मेनली फ्रॉम द न्यूमरस एस्टेट्स along the river bank of the river the Guadalquivir एंड साउथ ऑफ स्पेन के साउथ में एक रिवर का बता दिया है। यहाँ इस रिवर के किनारे पर बहुत ज़्यादा संख्या में ऑलिव ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता था। और हम बात करते हैं रोमन एम्पायर, रोमन टेरिटरी के बड़े बड़े हिस्से, बड़े बड़े ऐसे शहर या ऐसे हिस्से थे जो बहुत ही कम मतलब एडवांस थे, जिनमें प्रॉस्पेरिटी बहुत ही कम थी। देखो अगर वैसे देखा जाए तो लैंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत बड़े हिस्से थे, लेकिन अगर उनकी एडवांसमेंट देखी जाए तो वो बहुत कम थी, प्रॉस्पर नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक और रीज़न था, वहाँ पे ट्रांसह्यूमेंस ज़्यादा हुआ करता था। अब आप कहोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसह्यूमेंस? ट्रांसह्यूमेंस इज द हर्ड्समैन रेगुलर एनुअल मूवमेंट बिटवीन द हायर माउंटेन रीजन्स एंड लो लाइंग ग्राउंड इन द सर्च ऑफ पास्चर फॉर शिप एंड अदर फ्लॉक्स।
कि ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है। ट्रांसह्यूमेंस होता है स्थानांतरण, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते थे। ये कौन, भेड़ बकरी चराने वाले। इनका एनुअल मूवमेंट होता था, जो मौसम के अकॉर्डिंग आते जाते रहते थे, कभी हायर माउंटेन पर, कभी लोअर एरियाज ऑफ द ग्राउंड में। तो वहाँ पर आते थे वो, क्योंकि उनके अपने भेड़ बकरियों को खाना, वो चारा देना होता था, चराना होता था, इसलिए वो उनको जाना पड़ता था अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि ट्रांसह्यूमेंस के कारण बड़े बड़े एरियाज़ भी लेस एडवांस थे। तो कौन सा बताया गया ऐसे तो एक तो नुमिडिया है, दूसरे जो आज अल्जीरिया है वो पहले नुमिडिया हुआ करता था, और ये अफ्रीका में ज़्यादा था। अफ्रीका में ट्राइबल सोसाइटी ज़्यादा पाई गई थी। पास्टोरल और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ चलती रहती थी, अपने साथ साथ अपने हट लेती थी, जो जैसे कैंप डाल लेते हैं। और ये मैपेलिया, ये वन मैका होता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय मैपेलिया। मैपेलिया वर द ओवन शेप्ड हट्स, उनकी ओवन शेप की हट हुआ करती थी, और उस हट में को अपने साथ रखते थे। जहाँ कहीं उनका अंधेरा होता या रुकना होता, वहाँ पर वो अपनी उस झोपड़ी को डाल लेते थे। जो रोमन एस्टेट्स हैं वो नॉर्थ अफ्रीका तक फैली हुई थी। पास्चर ऑफ दोज कम्युनिटीज़ वर ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड। अब धीरे धीरे करके इन कम्युनिटीज़ के जो चरागाह हैं, जो पास्चर जो हैं, जो मतलब ग्रास लैंड है, वो कम होने लगे थे, और उनका मूवमेंट भी रेगुलरली टाइट कर दिया गया था। मतलब उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। क्यों लगा दिए, मतलब उसके कुछ कारण थे। अब इनका आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था, अब ये मर्जी से नहीं घूम पा रहे थे। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि स्पेन में का एरिया भी, स्पेन का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो भी लेस डेवलप्ड था, और इवन inhabited largely by a Celtic speaking peasantry that lived in hilltop villages called the Castla. Castla क्या होता है, ये hilltop villages। क्वेश्चन एक नंबर के आगे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर केल्टिक भाषा बोलने वाले पीजेंट्स रहते थे, जो पहाड़ी एरिया में रहते थे, वहाँ गांव बना रखे थे उन्होंने। और अगर हम बात करते हैं, जब हम रोमन एम्पायर की बात करते हैं तो हम इन सारे डिफरेंसेस को नहीं भूल पाते। वी ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू इमेजिन दैट बिकॉज दिस वाज द एंशिएंट वर्ल्ड। ठीक है, हमने सोच लिया कि भाई ये एंशिएंट वर्ल्ड था, और एंशिएंट वर्ल्ड में उनके कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ में कुछ बैकवर्डनेस थी, कुछ प्रिमिटिव थी, मतलब वो इतने पिछड़े हुए थे, या उनके डाइवर्स कल्चर हुआ करते थे, ज़्यादा वो उनकी लाइफ एडवांस नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था। हम सिर्फ कुछ इश्यूज़ को देखकर, कुछ मुद्दों को देखकर ही हम नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल प्रिमिटिव या बैकवर्ड थे। अगर हम इनकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में भी क्या था, ये वाटर पावर को यूज़ किया करते थे। वाटर पावर, जो मेडिटेरियन सी में बहुत ज़्यादा पानी था, जो मेडिटेरियन दैट वाज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, तो वहाँ पर पानी को डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन, अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाता था। कैसे करते थे, एक तो उनकी जो मील हुआ करती थी तो वो पानी से चलती थी, वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी। तो एक तो ये होगी उनकी। अगर यहाँ पे आ जाता है डिस्कस अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ रोमन एम्पायर की, हाँ भाई वो एडवांस भी थे, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो एक तो क्या था उनमें जो वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी थी। दूसरा क्या है कि जो हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक थी, मतलब खान के अंदर जो खुदाई की जाती थी उसमें भी वाटर पावर्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। और ये कहाँ, स्पेन के जो गोल्ड और सिल्वर माइन थी, सोने और चांदी की खाने, उनके अंदर भी पानी से चलने वाली जो मशीनें हैं उनको लगाया गया था, और बहुत बड़े स्केल पर माइन की जाती थी उस टाइम पे। 1st और 2nd सेंचुरी की बात की जा रही है कि उस टाइम पे इतने ज़्यादा मिनरल्स निकाले जाते थे। और उससे अगर 1700 साल पुरानी बात करें, पीछे की बात करें, 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं, तो अब भी इतना जो मिनरल्स है उसको नहीं निकाला जाता जो 1st और 2nd सेंचुरी में मिनरल्स को निकाला जाता था। अगर इतना बड़े लेवल पे मिनरल्स निकाला जाता था तो ये क्लियर हो जाता है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी। साथ ही साथ और क्या है इनका कि वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल और बैंकिंग सिस्टम भी पाया गया है। कमर्शियल मतलब व्यापार तो होता ही था, सारा रिकॉर्ड रखा जाता था। बैंकिंग सिस्टम भी था, पैसे की जहाँ से ज़रूरत होती थी तो वो से लेते थे, कहीं जमा करना होता था, बैंकिंग नेटवर्क भी था। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मनी आर ऑल इंडिकेशन ऑफ हाउ मच
वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट द सोफिस्टिकेशन ऑफ द रोमन इकोनॉमी। जो इतना ज़्यादा यूज़, पैसे का इतना ज़्यादा सर्कुलेशन था, तो हम इसकी मतलब इसकी प्रॉस्पेरिटी की, इसकी डेवलपमेंट की, सोफिस्टिकेशन मतलब इसके डेवलपमेंट का हम अंडर एस्टिमेशन कर रहे थे। तो इस क्लियर ये है कि रोमन एम्पायर कोई पिछड़ा हुआ एम्पायर नहीं था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। इससे अब हम जो है लेबर और यूज़ ऑफ स्लेवरी वाले नेक्स्ट मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन ये बात जो होगी, ये जो डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।